हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के टर्म 2 के मॉडल पेपर के सेट 1 को पढ़ेंगे। आपको पता है कि अब टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। टर्म 1 में बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी एमसीक्यू होगा जो 40 मार्क्स के होंगे और टर्म 2 में 2, 3 और 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 40 मार्क्स के होंगे और 1.5 घंटे का समय होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें 7 प्रश्न होंगे। आपको केवल 5 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर हम सभी प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। प्रश्न 1, रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा रिंडरपेस्ट पशुओं को लगने वाला एक विषाणुजनित संक्रमण बीमारी था जो अब विश्व से समाप्त हो चुका है। प्रश्न 2, घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखें। इसका उत्तर होगा कोयला और एलपीजी गैस 2 ऐसे ऊर्जा के संसाधन हैं जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रश्न 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। अब अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में शुरू हुई। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के किन्हीं 2 चुनौतियों को लिखें। इसका उत्तर होगा लोकतंत्र की 2 चुनौतियां निम्न हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा, नागरिकों के बीच आय की असमानता, यानी नागरिकों के बीच आय किसी के पास कम होती है और किसी के पास आय अधिक होती है। अब प्रश्न 6, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा को तो आप जानते ही हैं, मुद्रा यानी पैसा। इसका उत्तर होगा मुद्रा या पैसे धन के उस रूप को कहते हैं जिससे रोजाना की जिंदगी में कर और विकर होता है। इसमें कागज के नोट और सिक्के दोनों आते हैं। उदाहरण जैसे देख लीजिए, भारत में रुपया और पैसा मुद्रा है। प्रश्न 7, उदारीकरण का क्या तात्पर्य है? उदारीकरण का अर्थ होता है कि आर्थिक विकास की बढ़ोतरी के लिए किसी भी नियंत्रण में ढील देना या हटा देना या आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया जाने वाला एक प्रमुख कदम है। इससे अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम करके बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाया जा सकता है। अब 3 नंबर वाले प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें भी 7 प्रश्न हैं जिसमें आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें हम सभी प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। प्रश्न 8, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? विश्व के विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है कि घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, टेक्निक, श्रम और सेवाओं के साथ जोड़ना या तालमेल बैठाना, यानी विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के निकट आ जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? उत्तर, जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो ब्रिटेन की महिलाएं कामगारों को यह भय हो गया कि अब वे बेरोजगार हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने इस मशीन पर हमले किए, यानी इस मशीन का विरोध किया। प्रश्न 10, भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को
लिखें। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए 2 भौगोलिक दशाएं ये हैं। नंबर 1, इसे उगाने के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है, यानी गर्म और आर्द्र जलवायु इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। प्रश्न 11, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित और अनुशासित समूह है जिसके अपने कुछ उद्देश्य और नीतियां होती हैं जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का काम करती हैं। प्रश्न 12, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है? इसका उत्तर, लोकतंत्र एक ऐसा शासन पद्धति है जिसमें जनता खुद अपनी सरकार बनाती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेती है और विरोधी पार्टी सरकार की आलोचना करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी शासन है। अब प्रश्न 13, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है? इसका उत्तर, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग बैंकों में अपनी बचत को जमा करते हैं जिससे उन्हें ब्याज प्राप्त होता है और पैसा भी सुरक्षित रहता है। फिर बैंक ज़रूरतमंद को ऋण यानी लोन ऋण देकर उनके आर्थिक स्थिति ठीक करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करती है। अब प्रश्न 14, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्य को लिखें। इसका उत्तर होगा, विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य निम्न हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करना और जीवन स्तर में वृद्धि करना और पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में बड़े पैमाने पर वृद्धि करना विश्व व्यापार संगठन का ये मेन उद्देश्य है। अब 5 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको केवल 3 प्रश्न का उत्तर देना है। हम यहाँ पर सभी प्रश्नों को जानेंगे। प्रश्न 15, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 विश्व के विकासशील देशों का एक बड़ा समूह है। इस समूह की स्थापना 15 जून 1964 को 77 गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा की गई। G77 समूह का मूल स्थापना 77 देशों ने मिलकर की थी। बाद में बहुत सारे देश भी इसके सदस्य बनते गए। वर्तमान में इसकी संख्या 134 हो गई है। इसका कार्यालय विश्व के कई शहरों में है, जैसे नैरोबी, रोम, वियना और वाशिंगटन DC खास हैं। G77 अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखने वाला सबसे बड़ा समूह है। इनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे आर्थिक विकास में मदद मिल सके। कच्चे माल से तैयार वस्तुओं का विकसित देशों के बाजार में उचित दाम मिले। G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। प्रश्न 16, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या होती है? विस्तार यानी बढ़ाना। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां का अर्थ होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करना और इसके लिए विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है।
इस तरह सरकार के सत्ता को कई स्तर में बांट दिया जाता है। इसमें सबसे पहला 1 नंबर, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थानों में लागू करना आदि शामिल किया जाता है। दूसरा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इकाइयों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तीसरा, सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए जाति, धर्म, लिंग, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती होती है। चौथा, पंचायती राज की स्थापना की जाती है ताकि गांव के लोग भी सत्ता के भागीदार बन सके। पांचवा, सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया ताकि महिलाएं भी भागीदार बन सकें। अब प्रश्न 17, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अहम भूमिका होती है। जैसे मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुद्रा के द्वारा ही हम कर और विकर कर सकते हैं। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में ही की जाती है, जो किसी भी देश के निवासियों के जीवन स्तर को दर्शाता है। बजट निर्माण में मुद्रा की मुख्य भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर ही नापा जाता है। लोग बैंकों में मुद्रा को रखते हैं, बैंक से मुद्रा कर्ज भी लेते हैं और अपने व्यापार जरूरतों को पूरा करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में विकास होता है। आर्थिक विकास के लिए पूंजी को ऐसे स्थान से हटाना जहां उत्पादन कम हो रहा हो, फिर उस पूंजी को किसी ऐसे स्थान पर लगाना जहां पर उत्पादन अधिक हो रहा हो, ये मुद्रा के कारण ही संभव होता है। प्रश्न 18, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? भारत में सौर ऊर्जा के भविष्य उज्जवल है, जिसके मुख्य कारण निम्न हैं। अधिक गर्मी। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जिससे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। भारत में फोटोवोल्टाइक टेक्निक के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा पॉइंट, नवीकरणीय योग्य संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिसे एक बार प्रयोग के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, परंतु सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। इसे हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट, विभिन्न कार्यों में प्रयोग। भारत में सौर ऊर्जा का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जा रहा है, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने और सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए। चौथा पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण। भारत में सौर ऊर्जा के द्वारा घरों में उपले यानी गोबर के लोग जो दीवार पे बनाते हैं ठोक के, उसे उपले कहते हैं, जिसे हम जलावन के काम में लाते हैं। और लकड़ी पर निर्भरता को कम करने की कोशिश की जा रही है, जो पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। पांचवा पॉइंट, अधिक लागत। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि को खरीदने में अधिक मुद्रा या पैसे लगते हैं, परंतु सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक का मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग भी आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। अब प्रश्न 19, मानचित्र के आधार पर चावल के मुख्य उत्पादन राज्यों के नाम लिखें। प्रश्न में आपका मानचित्र दिया रहेगा,
इसका उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। इस प्रकार आप एरो लगाकर, निशान लगाकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चावल के मुख्य उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु है। इस तरह आपका ये उत्तर कंप्लीट होगा। ये लास्ट प्रश्न था। अब अगले वीडियो में दूसरे मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।